दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है, फिर इलवारी वंश भी कहा जाता है, फिर प्रारंभिक तुर्क भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश में कितने शासक थे? गुलाम वंश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने शासक थे? टोटल 11 शासक थे। इसमें एक महिला शासक भी थी। उस महिला का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर उसके बाद आराम शाह आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासरुद्दीन मसूद, और फिर बलबन बलबन का नंबर आता है, फिर कैकुबाद और फिर क्योमर्स। ये टोटल 11 शासक होते हैं। अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ओके, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन 1206 से ईस्वी शासन करता है और 1210 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसकी उपाधि है मलिक और सिपह सलार। क्या उपाधि? दो उपाधि है, मलिक और सिपह सलार। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कुरान खां और लाख बख्श या फिर पील बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? लाख बख्श दरअसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान करने वालों को लाख बख्श कहा जाता था। अब कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने सुरीले शब्दों में या सुरीले कंठों में इसने कुरान को पढ़ा था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से जाना जाता है। इसकी जो जाति थी वो तुर्क जनजाति थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अब देखिए 1206 ईस्वी में क्या होता है, हम यहाँ बात करेंगे 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में अचानक क्या होता है? अचानक गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब अचानक गोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि गोरी को ना तो कोई पुत्र होता है, पुत्र था ही नहीं। जब पुत्र था ही नहीं तो यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ पर शासन कौन करेगा, यानी कि लाहौर में शासन कौन करेगा या फिर भारत में शासन कौन करेगा। अब क्या हुआ? अब जो लाहौर की जनता थी उसमें क्या बोली कि भैया देखो ऐसा है कि ऐबक ऐबक भाई साहब आप आइए और अपनी ये सत्ता को संभालिए। सत्ता को संभालेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। तो सत्ता संभालने के लिए उनको बुला लेते हैं। तो जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाता है, फिर लाहौर से क्या होता है, लाहौर के नागरिक क्या करते हैं? साम्राज्य की एकता के लिए या फिर साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए निमंत्रण दे देते हैं कि भैया आओ लाहौर पहुंचो और उसके बाद शासन सत्ता अपने हाथ में ले लीजिए। फिर इसने क्या काम किया? इसने लाहौर से ही अपनी जो है शासन चलाया। तो इसकी राजधानी क्या बनी? इसकी राजधानी बन गई लाहौर बन गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद गोरी का एक ही दास था? नहीं, इसकी कई दास भी थे। इसमें नासरुद्दीन कुबाचा थे। क्या नाम था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नासरुद्दीन नासरुद्दीन कुबाचा। नासरुद्दीन कुबाचा भी थे और ताजुद्दीन यलदौज थे। क्या थे? ताजुद्दीन यलदौज। अब सवाल ये उठता है कि जब भाई ऐबक उसका पुत्र तो है नहीं, तो उसका दास ही तो है। दास तो ए भी है, दास तो ए भी है, और दास तो ए भी है, ऐबक भी है। तो ये सवाल उठता है कि इन तीनों में से क्यों नहीं, क्यों ऐबक को ही ये शासन मिला है? ठीक है, तो इनको भी शासन दिया गया, इनको भी शासन दिया गया, लेकिन ये लोग अपने शासन से संतुष्ट नहीं थे। तो फिर क्या काम करते थे? ऐबक वाले क्या करते थे कि इनको विरोध उत्पन्न करते थे। जब विरोध करते थे तो फिर इनको स्वीकार नहीं कर पाते थे। जब स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर जाहिर सी बात है भाई, लड़ाई झगड़ा होगा। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो इसमें ऐबक भाई साहब जीत गए। तो ये बात हुई ऐबक की। अब हम आगे देखते हैं 1208 ईस्वी में क्या करता है। 1208 ईस्वी में ध्यान रखना है, 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे? दास्ता से मुक्ति मिल गई। देने वाला कौन था? देने वाला था मोहम्मद गोरी का भतीजा। क्या था? मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था उसका नाम है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने क्या कहा कि भाई देखिए कि आपको हम दास्ता से मुक्त कर देते हैं और आपको सुल्तान की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि दिया थे? सुल्तान की उपाधि दे दिया कि लो भाई सुल्तान की उपाधि ले लो और आप जो है फिर अपना काम करो, आप अपना शासन चलाओ। तो 1208 ईस्वी में क्या मिलता है? इसको दास्ते से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसने क्या काम करता है? आगे चलकर एक महान व्यक्ति थे, सूफी संत हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखता है। कभी कहाँ? दिल्ली में। आप लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। कुतुब मीनार की नींव रख देता है
किसकी किसकी याद में करता है या फिर किसके नाम पे करता है? एक संत हैं, सूफी संत हैं, उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इनका कुतुब मीनार का नींव रखता है। बाद में इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी है। अब ये भारत की प्रथम मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है। अब यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने निर्माण किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? ये अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और पहले ये संस्कृत महाविद्यालय था या विश्वविद्यालय था। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के या संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बात ये अब सवाल उठता है कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना अजमेर में किसने की थी? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है विग्रहराज बिशलदेव। क्या नाम है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विग्रहराज बिशलदेव। क्या नाम है? विग्रहराज बिशलदेव 4, ये इनका नाम है। इसने क्या काम किया था? इसने अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय है या संस्कृत महाविद्यालय है, इसकी स्थापना करवाया था। और इसकी स्थापना जो करवाया था, बाद में क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसने वहाँ पे यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय में क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ठीक है। अब इनके कुछ कवि भी हैं। इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हसन निजामी। नोट कर लेना है, हसन निजामी ये दरबारी कवि थे। और साथ ही साथ फ़क्र ए मुदव्विर थे। कौन थे? फ़क्र ए मुदव्विर। ठीक है। फ़क्र ए मुदव्विर, ये 2 इनके दरबारी कवि थे। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? ये घोड़े पे चढ़ के पोलो खेलते थे। पोलो को चौगान बोला जाता है। तो चौगान खेलते थे या फिर पोलो खेल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि लाहौर में ही खेल रहे थे। ध्यान रखना है, इनका लाहौर में ही शासन चल रहा था। तो लाहौर राजधानी में, तो लाहौर में ही खेल रहे थे। लाहौर में घोड़े से गिर गए और अचानक इनकी हो जाती है, डेथ हो जाती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखिए उसके बाद कौन आता है? जब ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, जब मृत्यु हो जाती है, तो फिर भाई अचानक मृत्यु हो जाती है, ऐसे कोई प्री प्लान तो था नहीं। तो अचानक डेथ होने के बाद जब निर्वाचन में, यानी कि राजा के निर्वाचन में समस्या उत्पन्न हो गई, तो फिर बाद में क्या होता है कि आराम शाह को, जैसा नाम है वैसा इनका काम है, आराम शाह, तो आराम से ही करते थे काम। यानी कि ये आलस के पेड़ थे। तो आराम शाह मात्र 8 महीने का कार्यकाल किए थे। यानी कि ये 1210 ईस्वी में इनका कार्यकाल चला था। उसके बाद फिर नंबर आता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। या फिर कह सकते हैं कि इल्तुतमिश, या फिर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश में 3 ही शासक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है बलबन। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। किसके? इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में जो बात करेंगे हम, आप देख सकते हैं कि इनको जो है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका शासन चला था। कब से कब? 1210 से 1236 ईस्वी तक इनका शासन चला था। इनको इलबारी तुर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलबारी तुर्क भी कहा जाता था, या फिर शमसी तुर्क कहा जाता था। शमसी तुर्क भी कहा जाता था। अब इसलिए इनके जो राजवंश है या फिर इनका जो वंश है, शमसी वंश के नाम से पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ था? तो जब ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में उस समय ये बदायूं का, कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था या सूबेदार था। ठीक। तो सवाल ये भी उठता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, उस समय इल्तुतमिश किस या फिर कहाँ का गवर्नर था या फिर कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये राजा बन जाता है, वैसी बात बता दें कि ये ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। क्या था? ये गुलाम भी था और दामाद भी था। दामाद भी था प्लस गुलाम भी था ऐबक का। ये बात समझ में आ गई?
तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसको देखो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले लाहौर को, या फिर कह सकते हैं लाहौर के स्थान पर दिल्ली, लाहौर के स्थान पर दिल्ली बना दिया राजधानी, यानी कि अब लो भाई राजधानी हमारी हो गई दिल्ली। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इनको दास्ता से मुक्ति भी मिली थी, तो हाँ इनको दास्ता से मुक्ति भी मिली थी। कब मिली थी, जब खोखरों का विद्रोह हो रहा था। खोखरों का विद्रोह जब हुआ था उस समय क्या होता है कि जो इल्तुतमिश से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई करता था या लड़ रहा था, उसी समय मोहम्मद गोरी इसे दास्ता से मुक्त कर देते हैं। 1229 ईस्वी में, यहाँ देखना है 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से, किसे, बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से, कब, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया, किसकी, सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। सुल्तान की उपाधि धारण करके शासक बैठ या शासन पर बैठता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक है। किसका, सुल्तान की उपाधि धारण करना वाला यह पहला मुस्लिम शासक है। कौन शासक है, पहला मुस्लिम शासक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक है। 1221 ईस्वी में इसी के समय में क्या होता है, मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण होता है किसके समय में, इसी के समय में मंगोल आक्रमण होता है। अब भाई ये सवाल उठता है यार, मंगोल आक्रमण हो गया, कब हुआ है, 1221 ईस्वी में। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि 1221 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण हो तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है ना। तो उस समय 1221 देखिए कौन था, इल्तुतमिश था। तो मंगोल आक्रमणकारी इल्तुतमिश के समय में हुआ था। अब ये भी बड़ी मजेदार है कि जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के आक्रमण का खतरा हो गया, तब ये इल्तुतमिश ने किसको जो है आश्रय नहीं दिया, उसका नाम है जलालुद्दीन मंगबरनी। तो एक छोटा या मोटा हम ये कह सकते हैं कि जब चंगेज खान या फिर मंगोलकारी है तो मंगोल चंगेज खान है, चंगेज खान जब उसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था, तो पीछा करते हुए सिंध तक आ जाता है, यानी कि भारत के आसपास तक आ जाता है। जब भारत के आसपास तक आ जाता है तो जलालुद्दीन मंगबरनी क्या करता है, कहता भैया इल्तुतमिश भाई साहब हमको आप शरण में ले लीजिए, हमारे जीव है यानी कि हमारी आत्मा को रक्षा कर लीजिए, हमको आप बचा लीजिए। लेकिन क्या कहता है इल्तुतमिश, कहता है देखो भाई साहब हम आपको बचा नहीं सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम उनसे लड़ाई कर सकें। तो उस समय इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। क्यों, क्योंकि आक्रमण जो हो रहा था, यानी कि अगर उनको शरण देता तो फिर जाहिर सी बात है कि मंगोलकारी इन पे आक्रमण कर देता, और अब मंगोलकारी आक्रमण कर देता तो इनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती। तो इसलिए इसने क्या काम कर दिया, इसने जलालुद्दीन मंगबरनी को सहारा नहीं दिया, यानी कि शरण नहीं दिया। अब ये भी सवाल है, हर बार इनकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथु का विद्रोह, तो पृथु का विद्रोह किसके समय में हुआ था, अवध में हुआ था। कहाँ हुआ था, अवध में हुआ था पृथु का विद्रोह। पृथु का विद्रोह हुआ था किसके समय में हुआ था, ये भी जो है इल्तुतमिश के समय में हुआ था। अवध कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आप लोग अपने दिमाग से इसको नोट कर लेना है, आगे बढ़ते रहना है। अब इल्तुतमिश ने एक और काम किया था, इल्तुतमिश ने अपने 40 सरदारों को इकट्ठा कर लिया, या फिर 40 गुलामों को, वफादार गुलाम, ऐसा नहीं बेईमान गुलाम को, 40 जो इनके वफादार गुलाम थे, वफादार गुलाम को कहा भाई आ जाओ, हम आपको एक खास करके आपको किसी में शामिल करते हैं, आप लोगों को मिलाकर हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे कि हमारा जो देश है, जो हमारा राज्य है वो विस्तार कर सके, या फिर कह सके कि हम सुरक्षा कर सकें। तो 40 वफादार गुलामों को लेकर एक टुकड़ी बनाई जिसका नाम रखा गया तुर्कान ए चहलगनी। क्या नाम रखा गया भाई, तुर्कान ए चहलगनी। इसी के एक नाम से और से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है, 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी को क्या कहा जाता है, एक नाम से 40 अमीरों को समूह भी कहा जाता है। इसने मोहम्मद गोरी की याद में मदरसा ए मुअज़्ज़ी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, मदरसा ए
मुअज़्ज़ी। अब सवाल ये उठता है कि किसकी याद में किया है? मोहम्मद गोरी की याद में किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक मत रख लेना, गोरी की याद में। किसने किया है भाई? इल्तुतमिश ने किया है। कौन सी किसकी स्थापना किया है? मदरसा ए मौजी की स्थापना किया है, मोहम्मद गोरी की याद में किया है। किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग को जानकारी नहीं होगी, देखिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले एक मकबरा बनवाया था, या कह सकते हैं कि भारत का प्रथम मकबरा था। तो जो भारत का प्रथम मकबरा था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा था। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये भारत का प्रथम मकबरा था। ये मकबरा है किसका? ये मकबरा दरअसल इल्तुतमिश के पुत्र हैं नसरुद्दीन। क्या नाम है? नसरुद्दीन महमूद। ये सवाल कई बार आ चुका है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसका है? तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा नसरुद्दीन महमूद का है, और यह भारत का प्रथम है। क्या है? भारत का प्रथम कब्र कह सकते हैं, या फिर मकबरा मकबरा कह सकते हैं। अब इसने एक चीज और भी किया था, चांदी का टंका सुना है, या तांबे का जीतल? तो चांदी का टंका, टंका किसका था? चांदी का था। और जीतल किसका था? तांबे का था। इसने सिक्का भी चलाया था। कैसा सिक्का चलाया था? इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का भी चलाया था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश मुद्रा अर्थव्यवस्था को भी काफी अच्छे से काम किया, यानी कि काफी अच्छे से सुधार किया। जब ग्वालियर विजय किया तो उसके बाद क्या होता है? ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इसने अपनी पुत्री रजिया के नाम पर भी सिक्के चलवाए थे। तो 1236 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। अब सवाल ये उठता है, जब 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसने क्या काम किया? इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक निडर फैसला लेते हुए एक लेडी को इसने क्या कर दिया कि उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन 1236 ईस्वी में रजिया क्या तुरंत शासक बनती है? नहीं। तो 1236 ईस्वी में कौन शासक बनता है? उनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज नाम है। ये सिर्फ 1236 ईस्वी में बना था, राजा बना था। जब भाई इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले ही उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुर्की अमीर ने, कौन? तुर्की अमीर। कौन? तुर्की अमीर, वही तुर्की अमीर 40 दल वाला, वही तुर्की अमीर क्या करता है? तुर्की अमीर कहता है कि भाई तुम उत्तराधिकारी लायक नहीं हो, तुम्हारी जगह इल्तुतमिश के पुत्र, ये पुत्र हैं इल्तुतमिश के, रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया, यानी कि गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन के समय उसकी माँ शाहे तुर्कान, यानी कि शाहे तुर्कान, ये तो किसी काम का था ही नहीं, तो इसकी माँ थी शाहे तुर्कान। क्या नाम था? शाहे तुर्कान। तो शाही तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता आ जाता है। कैसी सत्ता आ जाती है? वास्तविक सत्ता आ जाती। दरअसल इसका ये माँ है, ये माँ है। तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? शाहे तुर्कान। शाहे तुर्कान कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज की माँ है। ये महिला बहुत ही क्रूर थी। इसने इल्तुतमिश के एक छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करके मरवा दिया था। इसके बाद सरदार और जनता द्वारा फिरोज और उसकी माँ को अपदस्थ कर दिया गया। फिर रजिया सुल्तान को वहाँ का शासक बना दिया गया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे थोड़ा बहुत रजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका भी रोल हो जाता है। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन करते हैं, यानी कि टोटल 4 साल इनका शासन चलता है। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान हैं। ये दिल्ली की क्या है? दिल्ली की प्रथम व अंतिम
अंतिम क्या है, सुल्तान है। कौन सुल्तान, महिला सुल्तान, ये मत समझ लेना से सुल्तान ही है, तो महिला सुल्तान है, दिल्ली की प्रथम और अंतिम है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक इथोपियाई अफसर जलालुद्दीन याकुत के प्रति रजिया विशेष अनुराग रखती हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत रखती हैं, जिसने उसे अमीर आखूर अर्थात अश्वशाला का अध्यक्ष पद प्रदान किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना था, किसका, जलालुद्दीन याकूत को। क्या नाम था, जलालुद्दीन याकूत को। तो जलालुद्दीन याकूत किसने क्या काम किया, अश्वशाला का प्रधान बनाया था। ये ध्यान रखना, ये भी नोट कर लेना, अश्वशाला 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 का प्रधान बनाया था। किसने बनाया भाई, रजिया सुल्तान ने। किसको बनाया भाई, जलालुद्दीन याकूत को बनाया था। तावरहिंदा की सूबेदार या पूर्व में बदायूं का इख्तियार अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की भाई, इसकी हत्या कर दी अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने इसकी हत्या कर दी, इसको मार दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। किसने किया, अल्तुनिया ने कर दिया हत्या। अल्तुनिया जब हत्या कर दिया और रजिया को हरा दिया, रजिया को हराने के बाद बंदी बना लिया। रजिया ने जब अपनी स्थिति को समझ लिया तो खट से क्या कर लिया, इसे शादी कर लिया। क्या कर लिया, शादी कर लिया। देखो, शादी कर लेती है और फिर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारी जो नेता थे इख्तियारुद्दीन एतगीन था, रजिया ने इसको साधने के लिए अमीर हाजिब को पद दे दिया। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि रजिया के समय विद्रोह ज़्यादा हुआ था। तो रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी थे उनका एक नाम और था, इख्तियारुद्दीन एतगीन। क्या नाम था, इख्तियारुद्दीन एतगीन। अच्छा, जब ये भाई साहब विद्रोह कर दिए, षड्यंत्रकारी कर रहे थे, तब रजिया ने कहा, अपनी एक चतुर और चालाकी फिर नीट कर दिया। इसने क्या कर दिया, कहा कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम अमीर हाजिब का पद देते हैं। किसका पद दिया इसने, अमीर ए हाजिब का पद, इसने अमीर हाजिब का पद दे दिया। लेकिन इल्तुतमिश का एक पुत्र और भी था, बहराम शाह ने कुछ सरदारों के साथ लेकर सत्ता हथिया लिया और भटिंडा से दिल्ली लौटते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। देखो, बहराम शाह, कौन, बहराम शाह ये कौन था, ये इल्तुतमिश का बेटा था। बहराम शाह बोला, भाई हम तो रजिया को हरा के सुल्तान बन जाएंगे दिल्ली के। तो इसने क्या काम किया कि रजिया और उसका जो हस्बैंड था अल्तुनिया, ये जब भटिंडा से दिल्ली लौट रहे थे, तभी रास्ते में बहराम शाह ने इन दोनों की हत्या कर दिया और फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। एल्फिंस्टन महोदय क्या कहते हैं रजिया के बारे में, एल्फिंस्टन महोदय कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता।